आपको हार की तरफ लेके जाएगा। कहते हैं कि जब भी किसी सफर को शुरू करें तो वो संदेह से नहीं, वो कॉन्फिडेंस से शुरू होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, आप किसी प्रकार का डाउट नहीं रखें। जिसे मैं कहता हूं सबसे पहली चीज आप सबके दिमाग में जो क्लियर हो वो ये विश्वास। विश्वास हो अपने डिसीजन पर, विश्वास हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही रिजल्ट देगा। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो जब आप संदेह से ही चल रहे हैं तो फिर वो चीजें आपको वहां लेके नहीं जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा कि आपके लिए इस साल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आप सबको प्रॉपर विश्वास हो अपने डिसीजन पे, अपने टीचर्स पे, अपनी संस्था पे। चलेगा? नंबर 2, जब आप विश्वास पा जाते हैं तो अकेला विश्वास आपको ये रेस, ये जंग नहीं जिताता है। विश्वास के साथ साथ आपको कुछ आदतों पे काम करना होगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैं आप सबसे चाहूंगा आप साल भर फॉलो करें, वो पहला पॉइंट होगा विश्वास। और पॉइंट नंबर 2 जो आप साल भर फॉलो करें मेरे प्यारे बच्चों, वो होंगी आपकी आदतें, वो होंगी आपकी हैबिट्स। ये सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है आदतें। और इस समय जब हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा एडवांस रूप में जी रहे हैं, वहां उन आदतों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कोटा है, यहां बनते भी हैं, यहां बिगड़ते भी। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये आपको फैसला करना है कि हम साल भर एक कंसिस्टेंट वे में, एक डिसिप्लिन वे में जो करने आए हैं वो करते रहे। किसी ने शुरू में पढ़ लिया, अंत में नहीं पढ़ा तो भी मामला गड़बड़ है। किसी ने बीच में पढ़ा, शुरू में नहीं पढ़ा तो भी गड़बड़ है। आपको साल भर कंसिस्टेंट वे में, एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। 1-2 महीने की गलती भी ये आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है। और अब जिस लेवल का पेपर है वो तो साफ साफ ये जाहिर है कि भैया हमें अब दम से पढ़ना पड़ेगा। तो आदतें, और बहुत सिंपल सी आदतें, पढ़ना है, सोना है, खाना है, चौथा कोई काम नहीं है। नहीं समझे? सर नहीं पढ़ रहे तो क्या कर ले? सो जाओ बेटा। सीक्वेंस नहीं बदलना है। पढ़ने के बाद सर ने क्या बोला? सोना। खाना नहीं बोला, खाना थर्ड प्रायोरिटी पे है। समझ पा रहे हैं क्या? तो पढ़ना है, सोना है, और फिर और चौथा कोई काम, दोस्तों के साथ देर तक बातें नहीं करना। सोशल मीडिया जितना जल्दी हो जाए ब्लॉक कर देना। दोस्तों की सलाह बिल्कुल नहीं मानना। समझ पा रहे हैं क्या? वो वही सलाह देंगे जो गलत होगी, तो मानना ही नहीं है। हाँ, किसी को आप बिगाड़ना चाहते हैं या उसे रास्ते से भटकाना चाहते तो उसे सलाह दीजिए। नहीं समझ पाए? आप चाहते हैं कि ये ना पहुंचे कॉलेज तो उसे सलाह दीजिए। हेलो? जिसे किसी बच्चे ने कहा सर कंपटीशन कम करना है, तो सलाह नहीं लेना है। और जहां भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या दुविधा है, प्लीज अपने टीचर से बातें करें। और ये सबसे जरूरी होता है शुरू के 1-2 महीने में। अगर आप सही हैबिट्स में ढल गए तो फिर साल भर दिक्कत नहीं आती। फिर थोड़ा ठंडी में दिक्कत आती है, फिर साल भर चलता है, हाँ या ना? तो शुरू में थोड़ा ढलने की आवश्यकता है। तो पॉइंट नंबर 1 विश्वास, पॉइंट नंबर 2 आदत। उसमें मैंने आपसे 3 बातें कही हैं, पढ़ना है, सोना, खाना नहीं, सोना है, और फिर चलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैं आप सबसे चाहूंगा वो है जिद। जिद्दी बनना पड़ेगा। स्टब बॉन्ड जिसे कहते हैं, जिद होना पड़ेगा कि मुझे किसी कीमत पे सिलेक्शन लेके जाना है। ये आपको होना पड़ेगा। टेस्ट में नंबर कम आएंगे, थोड़ा शुरू में फ्लो नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ होगा, फिर कुछ पढ़ोगे भूलेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन आपको जिद पे खड़े रहना होगा कि किसी भी कीमत पे मुझे सिलेक्शन के लिए हर कोशिश करना है जो मुझे करना है। तो 3 बातें मैं आपसे डिमांड करता हूं, और इन्हीं 3 बातों के साथ आज की क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का सफर शुरू करता हूं। और तीसरी बात जिसे मैं जिद कह रहा हूं, चलेगा? क्या ये 3 बातें आप फॉलो कर पाएंगे? और ये मैं टाइमली याद दिलाता रहूंगा कि मैंने आपसे 3 ही बातें मांगी थी। एक है विश्वास, एक है आदत, और एक है जिद। जिद पाल लो। होगा कैसे नहीं भाई? लास्ट ईयर न जाने क्या क्या हुआ, तब भी कुछ बच्चे डॉक्टर बने थे। इस बार न जाने क्या क्या हुआ, तब भी कुछ डॉक्टर बनेंगे। हर साल जितनी सीट एमबीबीएस की हैं वो फिल होती हैं, चाहे जमाने में जो हो रहा हो वो हो रहा है। द थिंग इज कि मुझे भी एक सीट पे कब्जा करना है, बस इतना दिमाग में सेट। कठिन होगा तो सबके लिए,
आसान होगा तो सबके लिए, स्कैम होगा, अरे हाँ है ना, एक सीट पे कब्जा करना है। तो क्या मैं शुरू करूं आज की क्लास? चलिए। तो प्यारे बच्चों, इस बैच में, मतलब इस रूम में दो बैच है, एक है कॉन्कर 1 और एक है कॉन्कर 2। कॉन्कर 1 में अभी आपकी कुछ दिनों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस को स्टॉप किया गया है 4 से 5 दिन के लिए। द रीजन बीइंग कि कॉन्कर 2 और कॉन्कर 1 इक्वल हो जाएगा, फिर से आपकी उसी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? या आपको शायद इंफॉर्मेशन ना मिली हो तो मैं बता रहा हूं, कॉन्कर 1 कॉन्कर 2 को अब यहां से एक बनाया जाएगा। ठीक है? तो केमिस्ट्री में अगले 4-5 दिनों में कॉन्कर 1 कॉन्कर 2 एक बैच हो जाएगा, चलेगा? ये एक बैच हमारा कॉन्कर का रेडी होगा। अब यहां से फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा, एक बैच में शायद मोल कंसेप्ट हो गया है, और जिस बैच में मोल कंसेप्ट नहीं हुआ है उसे टाइमली कुछ ही दिनों में कराया जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं आज से इस क्लास में, इस रूम में 12th क्लास का एक चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप सभी अपनी कॉपी में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डाल लें, एक नया चैप्टर, एक नई कहानी, केमिकल काइनेटिक्स। यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 12th क्लास में हमारे जितने चैप्टर हैं वो सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, और केमिकल काइनेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर मुझे कुछ नहीं आता, आ जाएगा। सर मैंने आज तक कभी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तब भी आ जाएगा। सर मुझे मोल नहीं आता, तब भी आ जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ गए? ये सोच के मत बैठिए कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वो हम पे छोड़े आप। राइट? हेलो। तो हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला सवाल मन में आना चाहिए, आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या सिखाने वाला है, एंड सो ऑन। कहते हैं हमारी केमिस्ट्री के 3 सवाल, और हर सवाल पे जन्म होता है एक चैप्टर का, और ये 3 सवाल, ये 3 चैप्टर इतने जरूरी हैं कि इनसे सवाल हर साल आता ही आता है। केमिस्ट्री का पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है? आखिर कुछ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनता है क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से पानी बनता है क्या? H2 प्लस O2 से H2 बनता है क्या? आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सवाल का जवाब देने के लिए मार्केट में एक चैप्टर आया जिसका नाम रखा थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिस्ट्री का पहला सवाल था, जब भी कुछ होता है तो आखिर होता क्यों है? और केमिस्ट्री का दूसरा सवाल, जब होता है तो कितनी हद तक होता है? अगर आप कहते हैं कि सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बना है, हाँ ठीक है, हर किसी को पता है ये बन गया है। किसने बताया? थर्मो ने। अब सवाल यह है कि कितना नाइट्रोजन, कितना हाइड्रोजन, कितना अमोनिया बनाएगा, कितनी हद तक रिएक्शन होगी, कितनी एक्सटेंट रिएक्शन होगी, ये जवाब देने के लिए आया इस केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री का पहला सवाल, आखिर कुछ होता। केमिस्ट्री का दूसरा सवाल, जब होता है तो कितनी हद। और हर चैप्टर पे, हर सवाल पे एक चैप्टर का जन्म हो। पहला सवाल, आखिर कुछ होता। दूसरा सवाल, जब होता है तो कितनी हद। और तीसरा सवाल, जब होता है तो किस रफ्तार से होता है। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बन रहा, तो अमोनिया के बनने की रफ्तार क्या है? नाइट्रोजन समय के साथ घट रहा, हाइड्रोजन समय के साथ घट रहा, अमोनिया समय के साथ, तो घटने की रफ्तार क्या है, बढ़ने की रफ्तार, अमोनिया बनने की रफ्तार? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आया एक तीसरा चैप्टर, जिसका नाम रखा केमिकल। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 3 सवाल, 3 चैप्टर, हर चैप्टर अपने आप में केमिस्ट्री की जान है, और हर चैप्टर से सवाल ये तीनों से आता ही आता है। ऐसा एक भी साल नहीं हुआ कि थर्मो से सवाल ना आया हो, इक्विलिब्रियम से सवाल, काइनेटिक्स से सवाल आएगा क्यों नहीं? अरे यही तो मेन केमिस्ट्री की तीनों से कहते हैं कि मेन बेसिक है, जहां से शुरू होता है। तो आज हम उन 3 सवालों में से तीसरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। जब दुनिया में कोई रिएक्शन होती है तो किस रफ्तार से होती है? रफ्तार होती क्या है, रफ्तार निकाले कैसे, रफ्तार का एप्लीकेशन क्या है? अगर आप इन सभी बातों को समझना चाहते हैं तो वो चैप्टर जो सिखाएगा उसका नाम है केमिकल। इसे जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों से कहता हूं, आओ अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं। क्या खोलते हैं? सर डॉक्टर बनने आए थे, फैक्ट्री खुलवा रहे हो, साइड बिजनेस, हाँ या ना? अरे डॉक्टर बन जाएंगे तो न जाने क्या क्या
सोर्स होंगे तो कुछ ना कुछ तो डाइवर्सिफाई करना होगा ना। तो आपने एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री में अमोनिया बनता है। क्या बनता है? थोड़ा सिचुएशन को समझना, और इसी सिचुएशन को समझते समझते पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और आप अच्छे से समझ पाओगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारी एक अमोनिया की फैक्ट्री है, ऑफ कोर्स अगर अमोनिया की फैक्ट्री है तो वहां क्या बनेगा? अमोनिया ही तो बनेगा। अमोनिया की फैक्ट्री में क्या बन रहा? रोज हम 100 किलो अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, बेचते हैं, पैसे। हमारी फैक्ट्री कितना अमोनिया बना रही? ना ना, 100 किलो पर डे। कितना बना रही है? 100 किलो नहीं बना रही, रोज 100 किलो बना रही। 100 किलो कहना अलग है, रोज 100 किलो कहना। तो आपकी फैक्ट्री रोज 100 किलो अमोनिया बनाती है। अब ये मत कहना कि सर अमोनिया क्यों, हम और भी तो फैक्ट्री खोल सकते थे, कार की खोलते। अमोनिया बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। खाद वाद समझते हैं, उन सब का बेसिक यही होता है। तो अमोनिया बहुत ज्यादा डिमांड में होता है। अभी मान लो हमने अमोनिया की फैक्ट्री खोली, मान लो कितना अमोनिया हम बना रहे हैं? रोज हम कितना अमोनिया बेचते हैं? 100 किलो बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, सब बढ़िया चल रहा। अचानक से एक दिन मार्केट से डिमांड आ गई, सर हमें 200 किलो अमोनिया चाहिए रोज का। कितना अमोनिया चाहिए? 200 किलो नहीं चाहिए, रोज का। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब हमें एवरी डे नाउ आवर प्रोडक्शन विल बी 200 केजी अमोनिया, राइट? लेकिन अभी हमारी फैक्ट्री कितना बना रही है और डिमांड कितने की है? तो क्या मुझे अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा? अगर उन्होंने कहा होता 200 किलो दे दो तो हम कहते 2 दिन बाद आना। लेकिन उन्होंने 200 किलो नहीं माना है, उन्होंने कहा मुझे रोज का कितना चाहिए? 200। यानी एक बात तो पक्की है कि अब हमें अमोनिया के बनने की रफ्तार को बढ़ाना। रफ्तार कब बढ़ाओगे? जब जानोगे रफ्तार होती, रफ्तार आती कहां से है। गाड़ी की रफ्तार कब बढ़ाओगे? जब जानोगे ना कि रफ्तार होता कहां से, तब ना रेस एक्सेलरेटर दबाओगे, वरना ब्रेक ही दबा रहे पता ही नहीं। तो समझ पा रहे हैं क्या? तो काइनेटिक्स जिसका नाम है इस चैप्टर का, हमें समझाएगा रफ्तार। क्या समझाएगा? केवल रफ्तार नहीं समझाएगा, वो ये भी समझाएगा रफ्तार को कैसे बढ़ाएं और रफ्तार को कैसे घटाएं। मन आए तो 100 का 200 किलो करके बताए, और अगर कभी कोविड आ जाए तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? तो फिर कैसे 100 का 10 किलो भी या 0 भी करके बताएं, विदाउट विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी। बिना 1 रुपए खर्च किए कैसे रफ्तार बढ़ाएं, ये चैप्टर सिखाएगा। इस चैप्टर में जब आप बात करते हैं तो आपको समझना है कि अच्छा, हर चीज की एक रफ्तार है। किसी के जाने की रफ्तार है तो किसी के रफ्तार को बढ़ाया भी जा सकता है, रफ्तार को घटाया भी जा। इस चैप्टर का एक तीसरा भी एप्लीकेशन है जो सबसे जरूरी है। आप सब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सब वहां पढ़ते हैं मैकेनिज्म, पढ़ते हैं ना? बोलो। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और मैकेनिज्म में कहा जाता है बेटा ये से ये, फिर ये से ये, फिर ये से ये। किसी ने देखा है क्या? अरे बोलो ना यार, ये किसी ने देखा नहीं है। ये किसी ने देखा? ये इंसानी दिमाग की रचना है जो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजों पे आधारित होती है। ये मैकेनिज्म आती कहां से है? कैसे पता चला ये से ये हुआ? और क्या पता जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है? इन सब का जवाब कौन देगा? केमिकल काइनेटिक्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? रफ्तार। यस। क्या केवल रफ्तार बताता है? ना, रफ्तार का बढ़ना भी बताता है, रफ्तार का। और यह भी बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसे हम कैसे कंट्रोल करें, उसे हम कैसे लिखें, हम कैसे जानें ये मैकेनिज्म सही है कि गलत है। इज दिस क्लियर? अगर आप इतनी बातें समझ पाए हैं तो कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, 3 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 सवाल। बहुत ध्यान से सुनना है, चीजों को समझना है। पढ़ाई तसल्ली का काम है, यहां रातों रात चमत्कार नहीं होगा, मगर होता जरूर। 3 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कितने सवाल भाई? 3। अब जो आपने सुना है उसी को लिख रहे हैं, उसको रिवाइज करना। समझ पाए? शुरू के 2-3 दिन आप इस फ्लो में समझोगे कि मैं कैसे चीजों को दिमाग में सेट करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो बोर्ड पे, कहा लिखना हमें बाद में है, पहले समझना है, चलेगा? तो अब मैंने कितने सवाल बोले थे, उन्हीं को लिखा रहा हूं। अब जब आप लिखेंगे तो उसको पढ़ते चल रहे हैं, तो यही यही याद होगा, सब कुछ यही याद करके घर जाना है, घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल सोचना है।
सब कुछ यही याद करना, घर जाके पढ़ना, इस इंटेंसिटी से पढ़ो, यही याद हो जाए तो मजा आ जाए, चलेगा? ऑफ कोर्स घर जाके पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये सोच के पढ़ना है यही याद हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है? लिखिएगा 3 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 1, रीजन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। रीजन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वो जो मैंने कुछ देर पहले कहा था, आखिर कुछ होता क्यों है, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, इसका जो कारण है वो किसने बताया था? कोई बता पाएगा? थर्मो। कैसे बताया सब सीखेंगे जब थर्मो पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना कुछ होता क्यों है समझाने वाला कौन था? थर्मोडायनेमिक्स। मैंने बस थर्मो लिख दिया है, नाम तो सुना है ना बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री का पहला सवाल आखिर कुछ होता क्यों है। केमिस्ट्री का दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितनी हद तक होता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। जवाब देने के लिए आया दूसरा चैप्टर जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। हां, इसमें आयनिक भी फ्री में आता है। समझ पा रहे हैं क्या? पहला सवाल आखिर कुछ होता, दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद, और तीसरा सवाल किस रफ्तार। रफ्तार बोले तो स्पीड, अरे हाँ या ना? किसी भी रिएक्शन की कितनी रफ्तार है, ये सब कुछ आज जो चैप्टर हमें सिखाएगा उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आप जान के हैरान हो जाएंगे बच्चों, अब काइनेटिक्स पर्यायवाची बन चुका है स्पीड का। लोग कहते हैं स्पीड बताओ, लोग कहते हैं इसकी काइनेटिक्स बताओ। काइनेटिक्स पर्यायवाची किसका बन चुका है? मतलब अगर कभी आपको टेक्निकल भाषा में बात करनी हो तो स्पीड तो बहुत बेसिक सा शब्द है जो फिजिक्स में आया। हम केमिस्ट्री वाले मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं पता? अरे इसकी काइनेटिक्स क्या है, अरे इसकी काइनेटिक्स तो देखो जरा, अरे ये काइनेटिकली बहुत अच्छा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो काइनेटिक्स वर्ड किसका रिप्रेजेंटेशन है? स्पीड बोले तो रफ्तार, स्पीड बोले तो रफ्तार, तो समझते हैं ना? तो कभी इसे हम स्पीड भी कहते हैं, कभी इसे हम वेलोसिटी भी कहते हैं, कभी इसे हम वेलोसिटी भी कहते हैं, तो कभी इसे हम रेट भी कहते हैं। क्या बात है साहब! तो आज आपके सामने 3 शब्द हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या बोले तो रेट बोले तो रफ्तार, स्पीड बोले तो वेलोसिटी बोले तो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रफ्तार। क्या पढ़ने वाले हैं? लेकिन रफ्ता रफ्ता नहीं पढ़ेंगे, आराम से, है ना? तो प्यारे बच्चों, आज हमारे सामने 3 चीजें हैं, स्पीड, वेलोसिटी, रेट। हां, जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि जो काइनेटिक्स है केवल रफ्तार नहीं बताता है, वो ये भी बताएगा रफ्तार कैसे बढ़ाएं, कैसे, और ये भी बताएगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है ये सही है कि ये कैसे, आप सब सीखेंगे। और वही इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी है। अगर कभी भी कोई काइनेटिक्स के सवाल बनते हैं, इन्हीं तीनों को फ्रेम बना के बनते हैं। मतलब मेन आधारशिला यही होती है कि बच्चे को रफ्तार, स्पीड समझ में आया कि नहीं आया, स्पीड के फैक्टर समझ में आए कि नहीं आए, और वो मैकेनिज्म के सवाल कर पाता कि नहीं कर पाता। इज दिस क्लियर? लिखिएगा, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर 1, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, factors affecting speed of reaction, and number 3 कोई बोल पाएगा? स्पीड सीखेंगे, स्पीड को कंट्रोल करना सीखेंगे। नंबर 3, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अच्छा सर, तो क्या आप हमें मैकेनिज्म लिखना सिखाओगे ना? तो फिर क्या सिखाओगे? मैं ये बताऊंगा, अगर आपके सामने कोई मैकेनिज्म लिखी है तो देख के बता दो वो सही है कि गलत है। मैकेनिज्म लिखना नहीं सिखाऊंगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है। मैं मैकेनिज्म की वैलिडिटी चेक करना सिखाऊंगा।
दवाई बनाना नहीं सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा कि दवाई जो बनी है अच्छी है कि। समझ पा रहे हो क्या? तो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली हमें सीखना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड बोले तो रफ। सीखना शुरू करें क्या? जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, और जब तक वो बेसिक कंसेप्ट दिमाग में नहीं सेट हो तब तक वो चैप्टर सेट हो नहीं सकता। तो इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले कुछ बेसिक बातों पे बात कर लूं और फिर चैप्टर की डेप्थ में चलते हैं। चलेगा? तो लिखिएगा सम बेसिक कंसेप्ट बिफोर काइनेटिक्स। अरे अपनी फैक्ट्री खोल ली ना आप लोगों ने? है नहीं खोली अभी? काई की फैक्ट्री है? ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट्स बिफोर काइनेटिक्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ऐसे कितनी बातें हैं जो हम सबको समझ में आनी चाहिए। या तो कुछ बच्चों को आती होंगी या तो कुछ बच्चों को नहीं आती होंगी। चाहे जो भी सिचुएशन हो, अब आपको उतना तो आना चाहिए जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चे को समझ में आना चाहिए मोल कैसे निकाले। क्या समझ में आना चाहिए? अरे मोल सुना है क्या? सुना है मोल? मोल कैसे निकालें? तो मोल निकालने का इस पूरे के पूरे केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ एक बेसिक फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूले हमें ढंग से याद होने चाहिए। इसे मैं ऐसे कहता हूं, एक फॉर्मूला है वेट वाला। क्या बोला सर ने? एक फॉर्मूला है वेट वाला, बोलो ना। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है वॉल्यूम वाला, एक फॉर्मूला है नंबर वाला। कितने फॉर्मूले? वेट वाला। क्या निकालने के? अरे मोल है क्या? है। मोल शब्द भी है, मोल नंबर भी है, मोल यूनिट भी है। क्या बोला सर ने? मोल। दर्जन क्या है? दर्जन नंबर है बस। अरे हेलो। किलोग्राम क्या है? यूनिट। नंबर थोड़ी है किलोग्राम, यूनिट। हाँ या ना? अरे यस और नो? लेकिन मोल क्या है? मोल शब्द भी है, नंबर भी है, यूनिट भी है। इसीलिए उसको तीनों में जब मना यूज कर लेते हैं। तो आप जब सीखते हो नंबर, वो यूनिट बन के आता है, और जब सीखते हो यूनिट, वो नंबर बन के आता है। तो आपको समझना पड़ेगा तीनों का वो काम करता है, कभी नंबर भी है, कभी शब्द भी है, तो कभी यूनिट भी है। इज दिस क्लियर? और मोल के कितने फॉर्मूले हैं? वेट वाला, वॉल्यूम वाला। वो फॉर्मूला क्या है सर? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम वाला याद है क्या? गिवन वॉल्यूम अपॉन। लेकिन ये फॉर्मूला केवल केवल कहां चलता है? एसटीपी या। और एक तीसरा फॉर्मूला है नंबर का, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अरे रुको ना, कितने बच्चों को अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पता है? पता होगा राइट? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी मोल के फील्ड पे जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी बच्चे को याद हो मुझे मोल के तीन फॉर्मूले आने। वेट वाला, वॉल्यूम वाला। सिंपल सा है भाई, वेट वाला, वॉल्यूम वाला। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो। क्या याद करना मुश्किल है? अरे बोलो ना। लिख लो साहब। मगर एक छोटी सी समस्या है। अब क्या समस्या है सर? अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातों में सबसे पहला पॉइंट, हमें मोल निकालना आना चाहिए। ठीक है साहब, याद कर लेंगे। जब आप इस चैप्टर में मोल की बातें करते हैं तो बार बार हमेशा मैं एक शब्द बोलूंगा, और शब्द बोलूंगा हमेशा मैं कंसंट्रेशन। क्या बोलूंगा? कंसंट्रेशन। थोड़ा फील कराता हूं राइट? ये बॉटल में क्या भरा है मेरे बच्चों? है? क्या भरा है? बॉटल में क्या भरा है? पानी ना? अरे ठीक है, H2O पानी, जल, अम्ब तो वो अलग चीज है तो पानी ना। अब इस पानी में अपन एक काम करते हैं। अच्छा, ये कितना पानी होगा? 1 लीटर का बॉटल है तो 1 लीटर पानी होगा ना भाई? 1 लीटर बॉटल में आप 2 लीटर भर दोगे तो पॉसिबल? अब 1 लीटर का बॉटल है, इसमें आपने 1 लीटर पानी भरा, राइट? अरे राइट। इसमें आपने 1 चम्मच चीनी मिलाया। कितना चम्मच? क्या मिलाया? मीठा पसंद था आपको, मान लो, हाँ या ना? अब आपने 1 चम्मच चीनी मिलाया, घुल गया, तो बोलो 1 लीटर में कितने चम्मच चीनी? बोलो ना। 1 चम्मच की 1 चम्मच चीनी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या सर 1 चम्मच चीनी पर लीटर? 1 चम्मच चीनी। चलो 2 चम्मच मिला दो। 2 चम्मच चीनी। अब 3 चम्मच मिला दो। 3 चम्मच चीनी। अरे आया ना?
अब ये बताओ केमिस्ट्री में चम्मच चम्मच चलता है क्या? तो कुछ चुटकी उटकी मिला ले क्या, चिटकी विटकी मिला ले क्या? अपनी केमिस्ट्री में ना चम्मच चलता है, न चुटकी चलता है, न चिटकी चलता है। वो घरों में चलता है ना, अपनी घर में नहीं बोलते क्या एक चिटकी नमक मिला दो? तो अगर आपने 1 लीटर पानी में 1 चिटकी नमक मिलाया होता तो क्या बोलते सर 1 चिटकी नमक पर लीटर? अरे यस और नो। लेकिन अपनी केमिस्ट्री में चम्मच चुटकी चिटकी चलता, लेकिन मोल तो। अब ऐसा सोचो कि आपने इसमें 1 मोल कुछ मिला दिया, मान लो चीनी मिला दो, लो 1 मोल मिला दिया, अब क्या बोलोगे? 1 मोल चीनी पर लीटर। अरे बोलो यार, 1 चम्मच चीनी फील आता था, 1 चुटकी चीनी फील आता था, ठीक वैसा ही फील आपको 1 मोल चीनी पर लीटर में भी आना। ये जो 1 लीटर में कितने मोल है, इसी का नाम है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का ही पर्यायवाची है कंसंट्रेशन। जैसे मैं कुछ ऐसे कहता हूं, यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है। क्या बोला सर ने? अच्छा और भी मायने है क्या? कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी भी है, मोलैलिटी भी है, नॉर्मेलिटी भी है, और भी न जाने क्या क्या है जो शायद आपने सुना ना हो, सुनोगे सॉल्यूशन चैप्टर में। यूं तो कंसंट्रेशन के मायने और बहुत क्या क्या है, अभी बहुत कुछ है, वो जानने की आवश्यकता। लेकिन हमारे सिलेबस में वो जब जब कंसंट्रेशन बोलता है, वो जब जब कंसंट्रेशन बोलता है, वो जब जब कंसंट्रेशन बोलता है, तब तब उसका मतलब मोलैरिटी ही माना। और मोलैरिटी बोले तो 1 लीटर में कितने मोल? 1 लीटर में 1 मोल 1 मोलर, 1 लीटर में 2 मोल, आधा लीटर में 1 मोल। वाह, आधा लीटर में 1 मोल, तो 1 लीटर में, अरे आधा लीटर में, आधा लीटर समझते हैं? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ जल्दी से। है आधा लीटर में 1 मोल, 2 लीटर क्यों पहुंच गया आप? अच्छा, आधा लीटर में, तो 1 लीटर में, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 2। 1 लीटर में कितने मोल हैं, इसी का क्या नाम है? और मोलैरिटी का ही आज पर्यायवाची क्या होगा? लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन के मायने। लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला, उसका मतलब अक्सर मोलैरिटी ही माना। मोलैरिटी का फॉर्मूला हर बच्चे को याद है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अरे बोलो ना। और अगर कोई मुझसे कहे सर मोलैरिटी का फील क्या है, तो मैं सरल भाषा में की फील कहूंगा, 1 लीटर में कितने मोल है। 1 लीटर में कितने सॉल्यूट, सुना है क्या? 1 लीटर में कितने मोल हैं सॉल्यूट के, यही बताने का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मोलैरिटी। सर एक बात बताओ, लिखते चलिएगा। आपने कहा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स नहीं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स चलेगा। अब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें हमें आनी चाहिए। तो वही मैंने पहले कहा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी मत घबराइए, मैं आपको इस चैप्टर के डेप्थ में ले जाऊंगा, बस जो जो बताते चलो सीखते चलिए। तो सर ठीक है, हमने आज मोल के 3 फॉर्मूले याद कर लिए, वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। हमने जान लिया कि जब भी आप कंसंट्रेशन बोलेंगे हम उसका मतलब क्या मानेंगे, और मोलैरिटी जब बोलेंगे तो मन में फील करेंगे 1 लीटर में कितने मोल हैं, यही उसकी मोलैरिटी है। हाँ ठीक है, और अच्छे से बोलने के लिए सॉल्यूट बोल दिया, चलेगा। लिख लीजिए साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि सर मोलैरिटी है N बाई वी, इधर रफ कर रहा हूं मैं, मोलैरिटी है N बाई वी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना बच्चों कि नंबर ऑफ मोल होगा मोलैरिटी इंटू, चलेगा। तो ऐसा सोचो कि ये मोल के 3 फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो हम सबको बिल्कुल ढंग से याद हो, और इसी के साथ साथ अगर कभी वो कंसंट्रेशन दे दे और हमें मोल निकालना पड़े तो फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बोले तो M इनटू V। आओ समराइज करते हैं। केमिस्ट्री के कितने सवाल, ये आपके मन में चलता रहे हमेशा, जब आप क्लास में बैठे हैं ना, ये सोच के बैठो सर ने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, मैं पूरा समराइज करता रहा। समझ पा रहे हैं क्या? तीसरे सवाल, दैट इज रफ्तार, उसका जवाब किसने दिया? क्या केमिकल काइनेटिक्स में हम केवल स्पीड पढ़ते हैं? हम स्पीड भी पढ़ते हैं, स्पीड को बदलने के तरीके और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म लिखना सीखते हैं क्या? क्या मैकेनिज्म चेक करना सीखते हैं? हाँ, वो कैसे करें उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें आने चाहिए। 12th का चैप्टर है तो कुछ बेसिक बातें पता हो, हाँ है ना? क्या हमें मोल के सारे फॉर्मूले याद है भाई? क्या मोलैरिटी दूंगा तो मोल निकाल लोगे? एक छोटा सवाल दे दूं क्या? लिखो फिर एक सवाल, कैलकुलेट मोल, कैलकुलेट मोल।
कैलकुलेट मोल। आपको इन सभी केसेस में मोल निकाल के बताना है। ठीक है साहब, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। सिंपल सा गेम है। 44 ग्राम्स ऑफ CO2, 44 ग्राम्स ऑफ CO2, फटाफट करना है, निकाल लोगे मोल। आसान है। एक मैं करके बता दूं क्या? नहीं नहीं सर, ये तो आता है। अच्छा, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट है? 44। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है। 12 प्लस 32 कितना होगा? 44। कितने मोल आए? मैं फिर कह दूं, आगे चल के हम इसके फील की बातें करेंगे, अभी फील पे मत जाओ, अभी बच्चे को फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। फील कराऊंगा जब समय आएगा, चलेगा? ऑलराइट, अब आपको करके बताना है। 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, बोलना नहीं, एक साथ डिस्कस करेंगे। 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, 11200 ml of oxygen gas, 11200 ml of oxygen gas, 5600 ml of CO2 gas, 18 ml of water, 6.022 into 10 की पावर 22 molecules of नाइट्रिक एसिड। आपको इन सभी केसेस में बताना है मोल। मैं मान के चलता हूं कि आप सबको मॉलिक्यूलर वेट तो याद है। चलिए, कर लिया होगा सबने। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट सबने कर लिया होगा। कितने मोल के फॉर्मूले हैं? 3। वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। तो वेट दिया है सर ने, तो मुझे वेट वाला फॉर्मूला लगाना है। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितने मोल आ गए? 1। आसान है। नंबर 3, 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां से डेसिमल हटा के नीचे लगा दूं 10। क्या सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे? तो 1/20, 0.05। आसान है। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर इस साल का कठिन पेपर आया था, पहले से ही कठिन सवाल करा दो ना। स्टेप्स बेसिक से ही आखिरी तक जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं सीधे दो दो सीढ़ी कूदना शुरू करो। हेलो, हाँ, कितनी प्रैक्टिस करानी है, कितने सवाल करने हैं, किस लेवल, वो सब आप हम पे छोड़ो। यू जस्ट 3 बातें, विश्वास, आदत, जिद। समझ पा रहे हैं क्या? करते चलिए, आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। कुछ बच्चों ने भी मोल कंसेप्ट पढ़ लिया होगा, है ना? जिन बच्चों ने पढ़ा वो लोग फटाफट कर ले। 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस बन गया होगा क्या? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, वॉल्यूम वाला की? ठीक है, अब अभी मैंने आपको मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ाया तो हम फॉर्मूले से कर रहे हैं, अदरवाइज ये करने की भी आवश्यकता नहीं है। 11.2.22.4 कितना आ रहा है? हाफ मोल यानी 0.5। चलेगा। आइए चलते हैं अगले वाले में। सबसे बन गया क्या? फिफ्थ वाला करो करो। अच्छा, एक बात और, आप सबको ऐसा लगेगा कि कहीं कॉपी में कुछ गलत ना लिख ले, तो हमेशा एक नियम बना के चलना, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास में आपके बगल में हमेशा एक रफ कॉपी या रफ पेज होना चाहिए। ठीक है? जब भी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास हो, अभी धीरे धीरे ढलोगे, तो आपके बगल में एक रफ कॉपी या एक रफ पेज होना चाहिए, ताकि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा कॉपी में गलत हो जाएगा तो मैं नहीं लिखूंगा, उस चीज को अवॉइड करने के लिए बगल में रफ पेज रखें। कॉपी में करना जरूर है। फिफ्थ वाला बन गया सबसे। लगाइए फॉर्मूला। सर ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं, एमएल वाला। हाँ, अब थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपके सामने फॉर्मूला मैंने बोला, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, है ना? अगर कभी ये हो जाए एमएल में, किस में हो जाए?
तो यही फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा हो जाता है 22400 ml। मैं इसे इंग्लिश में याद करता हूं, आपको हिंदी में याद हो चलेगा, 22,400 कुछ बच्चे याद करते हैं। अरे हेलो, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो नंबर को एक तरीके से याद करता है। कुछ लोगों को मोबाइल नंबर आप देखना हिंदी में याद होता है, कुछ लोगों को इंग्लिश में याद होता है, कुछ लोगों को दो दो के मल्टीपल में याद होता है, कुछ लोगों को तीन तीन के। मैं जब भी मोबाइल नंबर याद करूंगा इंग्लिश में और दो दो में, समझना उसके पीछे रीजन होता है आपका माइंड कैसे डेवलप हुआ है बचपन से। तो जब भी नंबर याद करने हो, हमेशा अपने उसी बेसिक तरीके में याद करो जहां आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है। जिसको हिंदी में याद होता है 22,400, अरे हेलो, जिसको इंग्लिश में याद हो रहा तो क्या बोलेगा 22400। अब किसी को तीन में याद होगा 22400, वो आप देख लो, चलेगा। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, कोई बता पाएगा? ये फॉर्मूला तब चलेगा जब वॉल्यूम किसमें हो, और ये तब चलेगा जब वॉल्यूम, क्या आज हमारा वॉल्यूम एमएल में है? तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल, मेरे बच्चों कितना लीटर एमएल दे रखा है? 11200, हाँ या ना? और नीचे लिख दू 22400। अरे सुनो ना, 112 का दुगना कितना होता है? 12 12 24, 100 100 200 224, हाँ या ना? क्या इसका मल्टीपल 224 नहीं होगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सीधे के सीधे हाफ लिखा है, हाँ या ना? ठीक है सर, आसान है, आप तो फॉर्मूला लगाना भी सिखा रहे जो कि हमें आता है, और अगर नहीं आता सभी बच्चे सीख ले। नंबर ऑफ मोल्स नेक्स्ट केस में, दैट इज फिफ्थ केस में कितना आया? हाँ, क्या सिक्स्थ वाला आपने कर लिया? 5600 ml। तो वॉल्यूम कभी एमएल में होगा, वॉल्यूम कभी लीटर में होगा, हमें मोल निकालना आना चाहिए। कितनों से बन गया सिक्स्थ वाला भाई? बाकी लोग, सभी लोग यार यहां से पहले दिन से एक एक सवाल का जवाब देते चलो, आखिरी तक दोगे। हैबिट्स, मैंने इसीलिए कहा आदतें। क्लास में सर जो कहें करना है, मुझे जज नहीं करना, आसान मुझे करना है, ठीक है? कर लिया सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मेरे बच्चों, तो कितना आएगा? 5600 अपॉन 22400। हेलो, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं क्या? 22.4 का आधा 11.2, खेलो नंबर के साथ। 11.2 का आधा, अच्छा मतलब करो जरा दुगना, तो ये करो जरा दुगना, तो इसमें जरा 4 का गुणा करो तो क्या बनेगा? नहीं समझे? 5.6 में अगर 4 मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? ये दिमाग में सेट करो, जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं खूब इन नंबर से खेलते हैं। 22.4 का आधा तो 11.2 का दुगना, बोला करो, बोलने में आलस नहीं। 20.4 का आधा 11.2 का आधा 5.6 का दुगना, तो 5.6 का 4 गुना। अरे ठीक है, तो अगर आप ये समझ पाएंगे तो मुझे बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सीधे 1/4 ना कह दूं? और 1/4 कितना होता है? 0.25। क्या न्यूटन की जूल? आधे भूल गए, फॉर्मूला मोल का लगाए थे तो न्यूटन कहां से आएगा? मोल ही तो आएगा, हाँ या ना? भूल जाते हो, फॉर्मूला जिसका लगाए वही तो आएगा ना यार। आओ चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला सेवंथ वाला कर लिया गया। इसमें कुछ ने गलती करी होगी, अभी मैं गलत होने वाले सवाल दे नहीं रहा हूं, सिंपल है। 18 ml ऑफ वाटर कर लिया क्या? पहले बताओ फॉर्मूला वॉल्यूम का लगाया कि वेट का? कितनों ने वॉल्यूम का लगाया था? अरे लगाया होगा किसी ने। वॉल्यूम का कितनों ने लगाया था? 18 ml में आप में से कितनों ने कहा है 18/22400? बताओ, किया आपने? किया होगा, घबराओ नहीं, बताओ भाई। अब मुझे बताओ, आज मैं यहां पे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला था दैट इज वैलिड ओनली फॉर गैस। अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, आपने कहां लिखा है कि ये वाटर लिक्विड है कि गैस है? मैंने तो गैस मान लिया। एक मिनट, जब वाटर कह रहा हूं तो वाटर का जनरल परसेप्शन हमेशा लिक्विड ही जाता है, और जब भी गैस बोलना होता है तो बोलता है वाटर वेपर। चलो ऐसे समझते हैं। मैंने बोला इंसान, क्या बोला? तो कैसा इंसान सोचोगे, दिमाग वाला बिना दिमाग वाला? क्यों? जनरल परसेप्शन। क्या बोला मैंने? होते तो बिना दिमाग वाले भी है ना, लेकिन जनरल क्या बोला जाएगा? दिमाग वाला। चलो ऐसा समझते हैं, ऑक्सीजन बोला मैंने, क्या बोला? कुछ नहीं बोला, तो क्या मानोगे? ओ मानोगे, O2 मानोगे? क्यों मानोगे O2? सिंपल सा रीजन है यार। हाँ मैं बोल दूं ऑक्सीजन एटम, अब ओ मानोगे।
मैं बोल दूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब कुछ नहीं बोला तो वो मानोगे जो जनरल है। अरे हेलो, तो आज जब मैं पानी बोल रहा हूं, वाटर बोल रहा हूं, तो आप लिक्विड मानोगे वेपर मानोगे? लिक्विड। और लिक्विड मानोगे तो ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला चलने वाला। तो सर फिर क्या करें? है? हाँ, एक बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए, और वो नॉलेज ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सबको पता हो कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है। सर ये जानते तो हम, मगर इसको समझते नहीं। कभी यूनिट पढ़ लो, समझ में आ जाए। ये क्या लिखा, 1 ग्राम। मैं आपसे कहता हूं ये लिखा है 100 किलोमीटर पर आवर, कितनों को फील आ जाएगा? सबको आएगा पक्का। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? हेलो, 100 किलोमीटर की 1 घंटे में 100 किलोमीटर? दोनों में बहुत अंतर है। 100 किलोमीटर था, है, रहेगा। ये 100 किलोमीटर नहीं है। ये एक, पढ़ो ना उसे भाई। ये नीचे वाले को 1 पढ़ लो, ऊपर वाला जो है उसको जो नंबर है वो बोल दो। तो ऐसा अगर रूल पे चले तो एमएल के पहले क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 1 को देखना पड़ता है। अरे हाँ या ना? ये 1 ml है कि नहीं है? और ये क्या लिखा है? तो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 10 ml, 18 ml। जिसका सर ने वॉल्यूम बोला था उसका वेट अब हमें पता चल गया। तो वेट वाला फॉर्मूला लगा लो। नहीं चलेगा? अब ऐसे थोड़ी कि मैं फॉर्मूला लगाऊं डेंसिटी का। यूनिट पढ़ना सीखिए। यूनिट पढ़ना सीख गए तो कहानी बहुत आसान है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। यानी मैं कह दूं पानी का जो मास है वो कितना होगा? 18। अरे हेलो, ये कितना पानी है? इधर 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 देखो, कितना पानी है? देख लो बॉटल को, दिख रहा है क्या कितना पानी है? कितना ml पानी है? 1000 ml ना? 1 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 10 ml, 1000 ml। और 1000 ग्राम 1 किलो है। अरे बोलो, ये पानी का 1 लीटर ले लो। पानी का, सब्जी वाले के पास 1 किलो का वॉट ना हो, 1 लीटर का पानी का बॉटल रखना, वो परफेक्टली 1 किलो है। पत्थर कद्दू पे शंका कर लेना। कई बार वो पत्थर रख देते हैं ना, थोड़ा सा कम होता है 200 ग्राम। अरे हाँ या ना? और आपको नापना है कि वो परफेक्टली 1 किलो है कि, तो एक तरफ पानी एक तरफ पत्थर, दोनों हो गए बराबर। हाँ ये 1 किलो, अब तौल लो। समझ पा रहे हैं क्या? ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता हो पानी के बारे में कि पानी की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो सर ने कितना ml बोला था? 18 ml। और 18 ml में क्या हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? लेकिन क्या हम वेट वाला लगा सकते हैं? तो लो, मैंने वेट वाला फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो कितना मोल आया? अरे आसान है क्या? ये है बेसिक कंसेप्ट नंबर 1। आखिरी वाला आप बताएंगे, 8th वाला। पूरी क्लास फटाफट। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन पूरी क्लास के माहौल से होता है, याद रखना। सिलेक्शन पूरी क्लास के, कई बार ऐसे भी बैचेस बनते हैं प्यारे बच्चों जहां एक से एक बच्चों में टक्कर होती है, और अपने आप फिर पूरी पूरी क्लास बहुत अच्छा करती है। वो सबका एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है, उसके पीछे हर किसी को लगना पड़ता है। मैं किसी से कम नहीं, मैं आंसर दूंगा, सबसे पहले मेरा होगा, मेरा नंबर सबसे, ये कंपटीशन आता है। क्या बैच बनता है फिर, हर बच्चा शानदार रिजल्ट देता है। वो बैच अपने को बनाना है। समझ पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, आखिरी वाले पार्ट में आपसे उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ मोल। मुझे बताओ वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला, कर लोगे क्या? तो जब आप आखिरी वाला पार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर, कर लोगे सॉल्व? तो कितना आएगा? 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो -23, कैंसिल होगा -1, 10 की पावर -1, 1/10, बोले 0.1 मोल। डन। ऑल राइट। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 क्या सारे फॉर्मूले याद रहेंगे? इतने की आवश्यकता है, फील अभी मत करो, बस याद कर लो मोल के फॉर्मूले। और जब भी कंसंट्रेशन बोला उसका मतलब मोलैरिटी माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंसंट्रेशन केवल मोलैरिटी होता है ऐसा। कंसंट्रेशन का हमारे लिए मतलब क्या है? डन है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट और सीखना होगा, दैट इज बेसिक कंसेप्ट नंबर 2। लिखिएगा बेसिक कंसेप्ट नंबर 2, स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट। हाँ मैं जानता हूं कुछ बच्चों ने सीख लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सीखा। मैं जल्दी से 10 मिनट में आपको सिखा देता हूं स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट। आ जाओ।
सबसे पहले आपको स्टोइशियोमेट्री का जादू बताता हूं। प्यारे बच्चों, आप सब ढक्कन समझते हैं क्या? अरे पेन का ढक्कन देना जरा, पेन, वो ढक्कन वाला। ये सबको पेन दिख रहा है? ये क्या है? और अब ये क्या है? बिना ढक्कन का पेन नहीं, आधा पेन, ठीक। अरे मान लो यार, हाँ या ना। अब ये ढक्कन है और ये आधा पेन है, मान लिया। अब अपन रिएक्शन कराते हैं। क्या करा रहे? ढक्कन और आधा पेन की रिएक्शन हुई तो क्या बना? पूरा पेन, ठीक है। अच्छा, एक आधे पेन को कितना ढक्कन चाहिए? एक ढक्कन। अरे बोलो ना। अच्छा मान लो यहां पे दो ढक्कन होते, मान लो यहां पे दो ढक्कन होते और मैंने रिएक्शन कराई होती इस आधे पेन से, अरे मान लो, तो क्या दो पेन बन जाते? क्यों ना बन पाते? अगर दो ढक्कन होते और एक आधा पेन होता तो क्या दो पेन बन जाते? क्यों ना बन पाते? क्योंकि ढक्कन को आधा पेन चाहिए और आधा पेन तो कितना है? तो एक आधा पेन एक ढक्कन से रिएक्शन करके एक पेन बन और एक ढक्कन बच। बोलो ना यार। अब इसको समझिएगा, मैं इसी चीज को ऑन बोर्ड ऑन पेपर कैसे लिख रहा हूं, किसी केमिस्ट्री के लिए कैसे लिख रहा हूं, उसे समझिएगा। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी मेरे प्यारे बच्चों, N2+3। ए अपनी काहे की फैक्ट्री है? तो अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया बन रहा है, कुछ ऐसे, हाँ या ना? अच्छा, ये N2 है, N2 के पहले क्या लिखा है? और H2 के पहले और अमोनिया के पहले। अब समझना इसे, पहली बार जब रिएक्शन होगी, पहली बार तो क्या नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा और हाइड्रोजन के? अच्छा मान लो हाइड्रोजन ना होता तो क्या नाइट्रोजन की हिम्मत होती है अमोनिया बनाने की? अमोनिया किसने बनाया है? हाइड्रोजन ने? नाइट्रोजन ने? दोनों ने, पक्का? अब दोनों ने तो बनाया है, दोनों ने तो, मगर सवाल यह है कि कितने नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन ने बनाया, ये कैसे जानोगे? वो हमें बताता है स्टोइशियोमेट्री। कौन बताएगा? ये रिएक्शन आपसे चीख चीख के कह रहा है कि भैया जब एक नाइट्रोजन आएगा तो साथ में तो कहीं जाके अमोनिया के दो मॉलिक्यूल कब बनेंगे और हाइड्रोजन के तीन। मतलब अगर हाइड्रोजन के दो हो जाएं तो अमोनिया के दो बनने वाले, अगर नाइट्रोजन आधा हो जाए तो अमोनिया दो बनने वाला। यानी ये जो आपके सामने यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यही स्टोइशियोमेट्री है। स्टोइशियोमेट्री हमें बताती है कोई रिएक्शन होती कैसे है। अरे हेलो, क्या स्टोइशियोमेट्री हमें मॉलिक्यूल के बारे में बताती है? क्या स्टोइशियोमेट्री हमें मॉलिक्यूल के बारे में बताती है? स्टोइशियोमेट्री कहता है एक मॉलिक्यूल अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो समझते हो? अच्छा, रिएक्टेंट जाएगा और प्रोडक्ट आएगा, बोल दो यार, जाएगा आएगा, है ना? रिएक्टेंट जाएगा तो प्रोडक्ट। अच्छा, इसके पहले क्या लिखा है? अच्छा, 1 दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, देखना पड़ेगा, है ना? क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के पहले 1 लिखा है और हाइड्रोजन के पहले और अमोनिया के पहले? अब मैं ऐसे बोलता हूं, सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल जाएगा तो 3 मॉलिक्यूल जाएगा और अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल कंफर्म। ये एक ना होता तो वो 2, ये 3 ना होता तो वो 2। मतलब ये है तो ये है, ये है ये है तो ये है, ये है ये है तो, अरे हाँ या ना? ये तीनों आपस में लिंक है कि नहीं है? अब इसी को जब हम लार्ज स्केल में ले जाते हैं तो क्या हम मॉलिक्यूल को मोल भी बोल सकते हैं? अरे बोलो ना यार। एक मिनट, एक मॉलिक्यूल, एक दर्जन मॉलिक्यूल मतलब 12 मॉलिक्यूल। और जब मैं कहता हूं एक मोल मॉलिक्यूल, क्या कहता हूं? यानी 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना? बोलो ना यार। एक जाएगा तो एक आएगा, क्या कर रहे हो? एक जाएगा तो 3 जाएगा तो 10 जाएगा तो, अच्छा 10 जाएगा तो बैठा रहेगा, तुम चले जाओ हमेशा। 10 जाएगा तो 20 कंफर्म। 100 जाएगा तो 1000 जाएगा तो जाएगा, बोलो पहले जाएगा 3000 तो 2000 बन के। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, इसके 4000 बन के आए हैं। रुको रुको, इसके 4000 बन के, 4000 बन के, तो नाइट्रोजन कितने गए हैं? एक का दो नहीं समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक का दो तो दो का चार क्यों भाई? दो का एक यहां से कर रहा हूं ना। अब रुको, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना? इसे कहते हैं फोकस, आपका कितना ध्यान यहाँ पे है। आपको जब सीखना होता है तो
देखना होता है कि मैंने कब कहां पे किसको एक्सप्लेन किया, कहां मेरा हाथ क्या समझा रहा हूं, हर चीज पे अटेंटिव होना पड़ेगा, राइट। इसका 2 आया है तो उसका 1 गया है, 4000 मॉलिक्यूल आए हैं तो 2000 कंफर्म है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझना, अब मॉलिक्यूल से ऊपर उठ के हम मोल बोलते हैं, ठीक। इसका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गया, बेटा सुनिएगा, इसका 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गया, और इसका बोलो 6.022, आधे बोल ही नहीं पा रहे। जो शब्द आपके जुबान पे नहीं आ सकता वो दिमाग में आ ही नहीं सकता, ये फैक्ट है, इसलिए बोलने का नियम है, इसलिए ऑफलाइन आज भी जीत रही है। आपको यही याद होगा, बोलिए प्लीज, रिपीटिशन इज द की। समझ पा रहे हैं क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर, बोलो जरा एक बार, बोलने में जोर आया ना। जो बना रहे थे वो भी आलसी थे, बोले इतना कौन बोलेगा, तो उन्होंने मोल बोला। क्या बोला? मोल। अब समझना, 6.022 इंटू 10 की पावर, अब ऐसा ना बोलो तो बोलो 1 मोल, अरे चलेगा, 1 मोल जाएगा तो, यानी स्टोइशियोमेट्री मॉलिक्यूल बताती है, यस सर, मोल बताती है, यस सर, वॉल्यूम बताती है, यस सर, प्रेशर बताती है, यस सर, लेकिन आप मुझे बताओ क्या स्टोइशियोमेट्री वेट बताती है? 1 ग्राम जाएगा तो 3 ग्राम जाएगा तो 2 ग्राम, ऐसा नहीं हो, क्योंकि 1 ग्राम गया, 3 ग्राम गया, मतलब 4 ग्राम गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि 4 ग्राम गया है तो 4 ग्राम ही। स्टोइशियोमेट्री से मॉलिक्यूल बता, मोल बता, वॉल्यूम और प्रेशर भी बता। वॉल्यूम प्रेशर तब बता सकते हैं जब गैसेज हो, है ना, लेकिन आप कभी भी वेट नहीं बता सकते, और आगे चल के फील कराऊंगा एक नया शब्द जिसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट, वो भी बता नहीं। किससे? तो क्या बता सकते हैं? और 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 अब रुक जाओ, थोड़ा बातें करते हैं, ठीक, उससे आपका मोल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यही मोल कंसेप्ट है, हाँ या ना। मान लो अमोनिया के 20 लीटर आए, मान लो अमोनिया के, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे अमोनिया के किसने बनाए? ठीक, मेरा सवाल ये नहीं किसने बनाए, ये तो बेसिक सी बात है। अमोनिया कितने लीटर आए? अब जो नहीं सुन रहे भूल गए होंगे कितने बोले थे। अमोनिया कितने लीटर आए? तो बताओ नाइट्रोजन के कितने लीटर गए होंगे? पक्का? अच्छा एक सवाल पूछ लेता हूं, अमोनिया के 200 लीटर आए, अमोनिया के चलेगा? तो बताओ बताओ हाइड्रोजन के कितने लीटर गए? ये कैसे बता दे रहे हैं? दिस इज द मैजिक ऑफ स्टोइशियोमेट्री, हाँ या ना। अब इसी को ऐसे बोल देता हूं मैं, अमोनिया के 4 मोल आए, कितने मोल आए अमोनिया के? तो नाइट्रोजन के कितने मोल गए? अब मेरा सवाल सुनिएगा, ठीक, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला सर ने? तो बोलो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? राइट, अब सुनना, 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया कितने मोल बनेंगे? अब हमेशा इतना ही सिंपल नंबर हो कोई जरूरी? सर कभी बोल दे 4.25 मोल गए तो कितने आएंगे, ये भी तो बोल सकता हूं ना। फिर क्या करें, इसी चीज को जो आप हवा में बता रहे हो, जो ओरली बता रहे हो, इसी चीज को जब कठिन नंबर हो जाए, उसके सॉल्व करने के तरीके को, जो तरीका है, उसी का नाम है मोल कंसेप्ट। क्या नाम है? और अगर कठिन नंबर हो जाए तो कैसे करते हैं? सो सिंपल, क्या आप सबने मोल कंसेप्ट का नाम सुना है? मैं आपको मोल कंसेप्ट कैसे लगाना है अभी सिखा रहा हूं, जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए भाई। अरे हेलो, ये क्या लिखा है? और ये, और ये, जहां भी मोल कंसेप्ट लगाना है कैसे लिखा देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या, ये एन, मोल्स, मोल्स है ना, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ, इसकी स्टोइशियोमेट्री बटे 1, इसकी स्टोइशियोमेट्री बटे 3, इसकी स्टोइशियोमेट्री बटे, लो लग गया मोल कंसेप्ट, ये मोल कंसेप्ट है। रुको एक मिनट, अमोनिया के 20 मोल आए, कितने मोल आए? तो बोलो नाइट्रोजन के कितने मोल गए हैं? अब ऐसे मत करो, इस फॉर्मूले से करते हैं। सर ने अमोनिया के कितने मोल बोले, बोलो ना, और किसके मोल पूछे? इसमें हाथ रख लो, ऐसे ही रख लिया, हाथ रख लो, मतलब अभी इसको यूज नहीं करना, जब बताना नाइट्रोजन कितने मोल आए, वही तो बता रहे थे आप।
अरे 20/2 10 ही तो होगा। अभी न्यूमेरिकल दूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी से बना प्लस इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी इसकी इसकी, मुझे इसमें लगाना है मोल कंसेप्ट। क्या लगाना है? कितने बच्चे वो मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लिख लोगे? लिख लोगे? बोलो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बटे 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 बटे, इक्वल इक्वल इक्वल। हो गया। अब किसी के देके किसी का पूछूंगा? अरे आया ना। डी का देके ए पूछूंगा, ए का देके बी पूछूंगा, बी का देके, और क्या कर सकता हूं? अच्छा एक मिनट, क्या मैंने यहां मोल लिखा है? जहां मोल लिखा है यहां वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, यहां प्रेशर भी लिखा जा सकता है, यहां मॉलिक्यूल भी लिखा जा। स्टोइशियोमेट्री किसको किसको बताता है? ये चारों चीजें यहां लिखी जा। सर कभी वॉल्यूम पूछेंगे, सर कभी प्रेशर पूछेंगे, सर कभी मोल। सर अगर वेट पूछोगे तो नहीं बता सकते, तो उसके लिए पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल से वेट निकालेंगे। हाँ या ना? बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 लिखिएगा, स्टोइशियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट। उसमें एक लाइन लिख लो। अरे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रुको रुको, रुकते थोड़ा सा समराइज कर ले। कौन सा चैप्टर चल रहा है? काहे की फैक्ट्री अपनी? बेटा आपने फैक्ट्री नहीं खोली क्या? खोल ली ना फैक्ट्री, अमोनिया की फैक्ट्री? सबने खोल ली यार, हाँ या ना? ठीक। अच्छा, केमिस्ट्री कितने सवाल थे? ये कौन सा सवाल का आंसर है? वो सवाल क्या था? रफ्तार याद रह गया, स्पीड ऑफ रिएक्शन। टेक्निकल भाषा, देखो सरल भाषा याद करने के लिए, लेकिन जब एग्जाम के पॉइंट हो तो टेक्निकल लैंग्वेज है ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बेहतरीन। अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, उसमें से दूसरा बेसिक कंसेप्ट चल रहा कि बच्चे को स्टोइशियोमेट्री मोल कंसेप्ट का थोड़ा बेसिक आइडिया होना, इतनी सी बात सिखाइए, चलेगा? तो लिख ले एक बार, एक लाइन उसमें लिख ले, स्टोइशियोमेट्री रिप्रेजेंट। अच्छा, जो पूरा स्टोइशियोमेट्री ना लिख पाए, कॉपी में गलत ना लिखे, इतना लिख दो, स्टोई। नहीं समझे? दुनिया को पता ना चले। लिखिएगा, स्टोइशियोमेट्री रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कॉमा मोल कॉमा वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ ऐसा ब्रैकेट लगा के लिख दीजिएगा, ओनली फॉर गैसेस। केवल गैसेस के लिए ही स्टोइशियोमेट्री हमें वॉल्यूम और प्रेशर बता सकता है। ठीक है, नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, स्टोइशियोमेट्री नेवर रिप्रेजेंट स्टोइशियोमेट्री नेवर रिप्रेजेंट, बताइए साहब क्या नहीं बताता स्टोइशियोमेट्री? वेट नहीं बताता, और ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सब बताऊंगा। अभी तो बस नाम बोल रहा हूं क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप सब एक रिपीटर बैच में बैठे हैं ना, तो शब्द तो कभी ना कभी सुने होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का नाम तो सुना है ना, इसलिए नोट्स रहे ताकि याद रहे, ऐसा है। नेवर रिप्रेजेंट वेट एंड ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, क्यों है, सब बताऊंगा, अभी बस जान लो इसको बताता वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोल कंसेप्ट। रिएक्शन लिख लें और मोल कंसेप्ट लिख लें। ये जो आपके सामने है यही पूरा का पूरा एक चैप्टर है, इसी के पीछे पूरी कहानी घूमती रहती है, इसी छोटे से कंसेप्ट के पीछे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोल कंसेप्ट। और जैसा आपके सामने बोर्ड पे लिखा है लिख लीजिए, कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं क्लियर। तो कुछ सवाल होंगे, फटाफट आंसर सबको देना है। मोल वॉल्यूम प्रेशर भी लिखा जा सकता है। अच्छा, हिंदी आती है ना सबको? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश में लिख ले, भी लिखा जा, समझ गए ना? हाँ, मतलब वो आपकी इच्छा है, आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो N2 + 3H2 से बना 2NH3 एक सवाल आपका वेट कर रहा है, पहले से लिख ले।
सर ये मोल कंसेप्ट है, यस, ये लिख लो, उसके बाद किसी की वैल्यू दी होगी, किसी की वैल्यू पूछी होगी, सिंपली वैल्यू बताइए, हाँ या ना। हाँ, इसमें ट्विस्ट होता है एलआर का, इस चैप्टर में भी उसका कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चे, एक सवाल दे दूं, लिख लो। तो देखना, अपन जब पढ़ते तो ऐसा होता है, कंसेप्ट सवाल, कंसेप्ट सवाल, सवाल भी ऐसा सिंपल से हाई लेवल। ये हर टॉपिक में, हर सब टॉपिक में मेरा फ्लो होगा, चलेगा। कंसेप्ट सवाल, सवाल में बेसिक, हाई हाई हाईएस्ट, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में कहानी चलती है, आप उसी तरीके सीखते रहिए। बोलू एक सवाल, लिखिएगा n2 + 3s2 से बना 2ns3 if 10 moles of hydrogen reacts with, if 10 moles of hydrogen reacts with sufficient amount of nitrogen, sufficient amount of nitrogen, then calculate moles of ammonia produced। तो आपको बताना है अमोनिया कितना बनेगा। सबको सवाल समझ में आ गया? अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, सर ने किसकी जानकारी दी है और सर ने किसके बारे में पूछा है? जानकारी किसकी दे रखी है? हाइड्रोजन की। किसके बारे में पूछा है? अमोनिया। तो इन दोनों में क्या लगा दूं? चलेगा। और मोल कंसेप्ट कैसे लगाते हैं? ऐसे। अरे हेलो, ये यूनिटरी मेथड से ही आया है, पर कई बार यूनिटरी मेथड करते करते अपन उल्टा सीधा हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, 5 से गए तो 1 से गए, फिर आप हाँ या ना। तो ऐसा करोगे तो एरर कम आता है, गलती कम होती है। मैं सीधे मोल कंसेप्ट लगा दूं, बन जाएगा ना सबसे बच्चों से? कितने बच्चों का आंसर आ गया है? आ जाना चाहिए सबका। तो मैं ऐसे लगा रहा हूं, किस में लगाऊं? नाइट्रोजन में लगाऊं क्या? सर उसके बारे में पूछा नहीं, काहे को? हाइड्रोजन बटे 3, अमोनिया बटे 2, आसान है। किसका मोल पूछा है सर? अमोनिया का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू 2/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे हेलो, आंसर कितना आया भाई? 20/3 यानी 6 पॉइंट। हाँ या ना? जो भी आ रहा है। क्या न्यूटन की जूल? फॉर्मूला मोल का तो मोल ही आएगा, हाँ या ना? ऑल राइट, तो अभी हमने मोल कंसेप्ट क्या, एक सवाल और दे देता हूं, लिखो जरा इसी प्रोफाइल पे एक सवाल और। अगला सवाल आपको बताना है, बताओगे? ठीक है, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस if 50 grams of, if 50 grams of कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, हाँ या ना? if 50 grams of calcium carbonate decompose, बाजार से चूना पत्थर लाइए 50 ग्राम, वो टूट गया। if 50 grams of calcium carbonate, then calculate weight of CO2 produced। तो आपको बताना है CO2 का कितना वेट आएगा। अच्छा, एक नियम और होगा मेरी क्लास में, कभी भी आंसर आए, सबके सब आंसर देंगे, हाथ खड़े कर देना है, कभी भी आंसर बोलना नहीं है। मेक इट अ हैबिट, आंसर कभी नहीं बोलना है, ठीक है? 2-3 लेक्चर में ढल जाएंगे सब लोग। बस हाथ खड़े, हाँ सर मुझसे बन गया। मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, कौन है जो चीजों को बहुत अच्छे से कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट, सर ने CO2 का क्या पूछा है? वेट। और सर ने जानकारी किसकी दी है? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसका सर ने क्या दिया है? मास, वेट, हाँ या ना? लेकिन सर ने जो हमें मोल कंसेप्ट सिखाया उसमें तो कहीं वेट की कोई जगह है। अब करे तो करें क्या? करे तो करें क्या? कुछ न समझ में आए तो सबसे पहले मोल निकाला जाए। अरे हेलो, क्या सभी बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मोल निकाल लोगे? सर ने भले ग्राम दिया है लेकिन आप मोल निकालो। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्मूले मोल वाले तभी चलेंगे जब आप मोल निकाल पाओगे।
बोलो भाई, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है? हाँ सर, वही नहीं पता था, वरना मैं बता देता। अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। आप तो बता दोगे। शुरू हो जाइए फिर। सर क्या निकालें? कुछ न समझ में आए तो सबसे पहले मोल निकाला जाए। अच्छा, किसका वेट है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका मॉलिक्यूलर वेट है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मोल किसके आएंगे? क्या मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मिल गए? तो क्या इसके मोल से CO2 के मोल निकाल लोगे? क्या मैं मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लिखूं कि सीधे बता दोगे? 1 1 2 2 3 3 आधा। सिंपल है। अरे हाँ या ना? तो सर CO2 के कितने मोल आ गए? आधा। तो सर आधा है क्या आंसर? आपने क्या निकाला है? उन्होंने पूछा क्या है? अब क्या करें? मोल के कितने फॉर्मूले? वेट वाला। अरे हाँ या ना? वेट से मोल, मोल से वेट, वॉल्यूम से मोल, मोल से वॉल्यूम, नंबर से मोल, मोल से नम। खेलो यार ये तीनों। हाँ या ना? क्या हमने मोल निकाल लिए हैं? तो क्या हम मोल से वेट निकाल लेंगे? बोलो साहब, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन, हाँ या हाँ, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट चलेगा। अब मुझे बताओ CO2 के कितने मोल आ गए? आधा। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सर मैं सब कर लेता हूं, बस मॉलिक्यूलर वेट में समस्या आती है, ऐसा तो नहीं है कोई? करो बताओ जरा, कितना आंसर आया? कितना आया? पता? मैं तो ये सवाल को ऐसे नहीं करता। कैसे करता हूं बताऊं? अरे बोलो। मैं तो ऐसे करता हूं, देखो देखो। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। अच्छा फटाफट आप सब मुझे मॉलिक्यूलर वेट बता दो। इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलो। पूरी क्लास बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे। आ गए? इसका मॉलिक्यूलर वेट कर लो आराम से। 56। 40 और 16। 40 और 10। 50 और 6। 16 था तो 10 और 6 कर लिया, ठीक है ना? क्या ये अरे हाँ या ना? ये 56 होगा कि नहीं होगा? ये 44, ये तो याद ही है। अच्छा मैं तो ऐसे कहूंगा, देखना। अगर, क्या बोला? अगर समझते हैं? मतलब अगर कोई जरूरी नहीं है, वो कंडीशन है, राइट? अगर, क्या बोला? इसका 100 ग्राम जाता तो इसका जाता आता, और इसका एक बार बोल के बताओ जरा। एक बार फिर से बोलना जरा। गलत। अगर, अगर बोला ही नहीं आपने। हाँ बोलो। जब आप अगर बोलते हैं ना, तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप अगर कह रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। वो जरूरी नहीं वही हो रहा है, राइट? जब आप कह देते हैं 100 ग्राम जा रहा, तो आपका दिमाग मान लेता है 100 ही ग्राम है। 100 ग्राम नहीं है, कितना ग्राम है? अगर 100 जाता तो 56, और 100 जा रहा कि 50। आधा तो आधा तो आधा। 28 गुना 56 होता है ना? अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? ये आधा तो ये भी आधा तो ये भी, खत्म। ये नंबर का गेम देखना पड़ता है जो सवाल करते करते आता है। इज दिस क्लियर? अभी फिलहाल क्या हमने CO2 का वेट निकाल लिया? आओ समराइज करते हैं, कितने बेसिक कंसेप्ट हो गए? चेक करो, पहला क्या था, कॉपी में आओ। मोल के फॉर्मूले याद है? कंसंट्रेशन का मतलब क्लियर है? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला, उसका मतलब मोलैरिटी ही माना। तो जब भी बोलूंगा मैं आगे चल के, बेटा कैलकुलेट कंसंट्रेशन, समझ जाना सर मोलैरिटी पूछ रहे। ऑलराइट। बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 स्टोइकियोमेट्री क्लियर है? मोल कंसेप्ट लगाना आ जाएगा, और वो समय काइनेटिक्स में बताते चलूंगा। एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखना है, जानते हैं क्या? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। जब हम काइनेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे आसपास मौजूद सभी रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं और उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चे? बांटना। क्यों चीजें बांटी जाती हैं? ताकि इजिली
पढ़ पाए, हाँ या ना? आप एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट लिख रहे हैं क्या? क्यों फिजिक्स की अलग कॉपी होगी, केमिस्ट्री की? अरे हाँ या ना? क्यों अलग क्यों बना रहे हो? ताकि जब केमिस्ट्री पढ़ना तो केमिस्ट्री पढ़े, बायो ना पढ़ने लग जाए। अगर एक ही कॉपी में सब लिखते तो पढ़ने जाते कुछ। अरे हाँ या ना? क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि चीजों को इजिली स्टडी समझा जा सके, राइट? हमने जब हमारे आसपास मौजूद सभी रिएक्शंस को देखा और उनको उनकी स्पीड के आधार पे देखा, तो पता चला दुनिया में 3 तरह की रिएक्शन है। एक ऐसी थी जो बहुत तेज थी। कैसी थी? किसके आधार पे? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? काइनेटिक्स में किसकी बातें होंगी? स्पीड बोले तो रफ्तार की बेसिस पे तो क्लासिफाई करोगे। अगर मुझे बच्चों को पढ़ाई की बातें हो रही तो क्लासिफिकेशन मेरा पढ़ाई के आधार पे होगा। अच्छा पढ़ने वाले, बुरा पढ़ने वाले, अरे हाँ या ना? तो हम किस चीज की बातें कर रहे हैं? रफ्तार। और रफ्तार या तो बहुत ज्यादा होगी या तो मीडियम होगी ना यार। तो दुनिया की जितनी भी रिएक्शन थी 3 तरीके से थी, या तो बहुत तेज थी, या तो बहुत स्लो थी, या तो मॉडरेट। हेलो, आप तेज किसे मानते हो? मैंने फास्ट, वेरी गुड, है ना? मैंने बर्तन में रिएक्टेंट रखा, क्या रखा? अब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 सेकंड में बना। फास्ट है, अच्छा। पॉइंट वन में, अच्छा, वेरी फास्ट। अभी पॉइंट वन में है ना? 0.001 में, मतलब आपने रिएक्टेंट डाला 0.001 सेकंड में हो गया। वेरी फास्ट, यस और नो? वेरी वेरी फास्ट। सोचो, ये बच्चे जो 0.001 सेकंड को वेरी वेरी फास्ट कह रहे हैं, सोचो सोचो, अगर इनसे मैं कहता 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना? अगर इनसे मैं कहता इतने में हो गया, अब ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक मिनट, फास्ट बोलते कि वेरी वेरी फास्ट बोलते? कंफर्म? दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही थी, मेरे ख्याल से 15 जीरो मैंने गिने थे, देख लेना जो भी है। अगर मैं देखूं तो दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड के अंदर हो जाती थी। इन्हें फास्ट बोलोगे कि वेरी फास्ट? इसीलिए किताबें लिखती हैं कि दुनिया में 3 तरह की रिएक्शन थी, फास्ट नहीं, वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो। फास्ट नहीं लिखा, क्या लिखा? आप इतने कोई वेरी फास्ट बोल रहे थे तो बोलोगे ना यार। अरे हाँ या ना? अब एक बात बताओ, पलक झपकने में इतना समय लगता होगा? 1/6, ये हुई ना टेक्निकल बात, है ना? 1/16 सेकंड, हाँ या ना? और 1/16 अगर करोगे, 1/16 करोगे तो 0 पॉइंट, मतलब ये आपके पास आएगा 63.0.125 के आसपास आएगा, ठीक? इतना जब छोटा समय है, मतलब इसे आप बहुत छोटा कह रहे हैं ना, तो ये भी तो बहुत कम समय है। अरे बोलो ना, पलक झपकने की पहले रिएक्शन हो रही, तो ये कैसे हो रही है? अगर आप इसे कहते हैं सर एक रिएक्शन इतने समय में हो जाए, मतलब पलक झपकने के पहले, तो इसको क्या कहोगे? शब्द जानना चाहता हूं मैं, शब्द बोलो ना जो आ रहा होगा कुछ। समझ रहे? यही तो है साइंस, उन शब्दों की खोजी तो है। आप इसे क्या बोलोगे? सर पलक झपकने के पहले, इसे क्या बोलोगे? सोचने से पहले हो जाए। जो सोचने से पहले हो जाए उसे पढ़ना आसान होगा कि मुश्किल होगा? ये इतनी तेज थी, नहीं हम पढ़ ही नहीं पाए। क्या बोले? इसे हम पढ़ी, हम क्या पढ़ने चले हैं? रफ्तार। क्या पढ़ने चले हैं? तो उसमें कुछ ऐसी रिएक्शन मिली जो इतनी तेज थी कि हम पढ़ी। अरे हेलो, आपको एक मजे की बात बताता हूं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं प्यारे बच्चों, जिनको होने में जिनको होने में जिनको होने में कई साल लग जाते हैं। कितने साल? इमेजिन करो, आपने पढ़ना चाहा कोयले का बनना। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? सोचिए, आपने डिसाइड किया मैं पढ़ूंगा कोयला कैसे बनता है, तो आपने कोयले के बनने की रफ्तार को स्टडी करना चाहा। हेलो, एक जनरेशन चली, कोयला समझते हैं ना? हीरे का पढ़े क्या? कोयले में काम चला ले, है ना? अरे यस और नो? तो एक जनरेशन चली गई, अगली जनरेशन ने कहा कि हमारे दादाजी यही करते थे, हम भी यही करेंगे। कोयले के बनने में कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, राइट? अरे बोलो ना, शायद पूरी इंसानी कम्युनिटी खत्म हो जाए और अभी पढ़ रहे कोयला कैसे बनता है। जहां इतने साल लगते हैं किसी चीज को, तो मुझे बताओ आप उसे पढ़ पाओगे
कि पढ़ना ही नहीं चाहोगे? पढ़ना ही, कुछ इतनी तेज थी कि पढ़ ही नहीं पाए, और कुछ इतनी स्लो थी कि पढ़ना ही नहीं चाहे। तो अगर हम पढ़ पाएंगे तो किसे पढ़ पाएंगे? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, उसमें लिखना ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। प्यारे बच्चों, ये बार बार मैं बोलूंगा कि स्पीड के 3 नाम है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं स्पीड लिख देता हूं, लेकिन इसे कभी स्पीड भी लिखा जा सकता है, कभी रेट भी लिखा जा सकता है, कभी वेलोसिटी भी लिखा जा। तो जैसा कि आपने देखा कुल कितनी रिएक्शन हो सकती हैं? 3। तो लिखिएगा नंबर 1 वेरी फास्ट। किताबें कभी फास्ट नहीं लिखती, क्या लिखती हैं? वेरी फास्ट। और वो कहती है इतनी फास्ट, इंस्टेंटेनियस, 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 इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको अंदाजा दिया, ये इतनी तेज होती हैं कि पलक झपकने के पहले, एक बच्चे ने कहा सर सोचने के पहले हो जाती है। यार सोच तो बहुत तेज है, सोच उतनी स्लो है क्या? किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे तेज क्या है? कोई मन कह रहा है, वही सोच मन, हाँ या ना? स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है ना यार? अरे यस और नो? लाइट को भी जाने में लाइट ईयर्स लग जाते हैं। मेरी बातें समझ पा रहे? लाइट को जाने में भी लाइट ईयर्स, और मन को, सोच को जाने में बस सोचना है, वो चांद सितारा पहुंच गए। सबसे तेज क्या हुआ, हाँ या ना? राइट। तो यार सोच उतनी स्लो तो नहीं है, ठीक। खैर, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। सच रिएक्शंस, सच रिएक्शंस कंप्लीट्स इन, सच रिएक्शंस कंप्लीट्स इन 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -16 सेकेंड्स। इन रिएक्शंस को होने में इतना कम समय लगता है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, इन्हें पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, आया ना? ये काम आएगा इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में। एक्चुअली एक बड़ा प्यारा एआर का सवाल बनता है, वहां ये लाइन में याद दिलाऊंगा। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी, हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर सो फास्ट, यू कैन नॉट स्टडी देयर रेट्स। चलेगा? फिर एक मन में सवाल आता है कि सर अगर ये इतनी तेज है तो बताओ वो कौन है जो इतनी तेज है? हम किन रिएक्शंस की बातें इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं, राइट? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन? नाम सुना है क्या? तो ऐसी रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन की है, मतलब जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती हैं, जो एसिड और बेस की रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH। मेरे प्यारे बच्चों, जो HCl है, क्या इसमें एक कैटायन और एक एनायन है? जो NaOH है, क्या इसमें भी एक कैटायन और एक एनायन है? किताबें लिखती हैं ऐसी रिएक्शंस जो आयोनिक नेचर की होती हैं, जो आयोनिक रिएक्शंस होती हैं। कैसी रिएक्शंस? कैसी रिएक्शंस? जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं आर जनरली वेरी वेरी फास्ट, आर जनरली वेरी वेरी फास्ट। तो ये आपके सामने एक आयनिक रिएक्शन है, यस सर। ये बहुत तेज है, यस सर। जैसे ही एसिड और बेस मिलाओगे, वैसे ही नमक और पानी बन, किसी के भाषा में कहूं तो सोचने के पहले ही नमक बन जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस इन्वॉल्व है। तो सीखने का विषय ये था, अच्छा दुनिया में बहुत तेज रिएक्शंस होती हैं और हम पहचाने कैसे? तो ऐसी रिएक्शंस जहां आयंस का इन्वॉल्वमेंट है, दे आर जनरली, ऑलवेज नहीं बोला सर ने, वेरी फास्ट। चलेगा? अरे समझ पा रहे हैं ना? जनरली ऑलवेज में सवाल बनते हैं, कैसे बनेंगे बताऊंगा। उसके पहले एक और क्लास है प्यारे बच्चों, एक और टाइप की रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हेलो, नाम सुना है क्या? तो प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल देता हूं आप सबके सामने। इमेजिन करते हैं इस बर्तन में AgNO3 है। कौन है भाई? AgNO3 मतलब सिल्वर का नाइट्रेट। ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर। इस बॉटल में क्या भरा है मैंने? Ag। तो मैंने एक बॉटल लिया AgNO3 का, मैंने एक दूसरा बॉटल लिया NaCl का। भाई हेलो, इस बर्तन में नमक मिला दीजिए। मिला दिया। ये काय का सोल्यूशन है? NaCl का। और ये किसका है? दोनों को मिलाइए। आप मिलाते जाएंगे, आप मिलाते,
और जिस बर्तन में मिलाएंगे, मिलाओगे नहीं कि उसके पहले ही कैटायन एनायन, कैटायन, तो कैटायन और एनायन, यानी किसका पीपीटी बनेगा, एजीसीएल, और साथ बनेगा NaNO3, क्योंकि ये नाइट्रेट है तो ये पानी में घुल जाएगा और एजीसीएल का पीपीटी बने। क्या यहां पे भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट है, क्या यहां पे भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट है? तो ऐसी रिएक्शन जहां किसका इन्वॉल्वमेंट है वो किस कैटेगरी में आती है? मतलब इस चैप्टर में हम उनकी बातें करेंगे नहीं करेंगे, इस चैप्टर में उनको हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो वेरी फास्ट क्यों है? वायनिक है। वायनिक क्यों है? क्योंकि वो है भाई, आयंस है तो आयनिक है, हाँ या ना? वो बहुत तेज है और जो बहुत तेज है उन्हें हम यहाँ पे पढ़ने वाले, तो फिर किसे पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो एक दो लेक्चर में ढल जाइए और फिर फटाफट हम पूरी ताकत से पढ़े, ठीक है? रुको रुको, 3 बातें याद रहेंगी। मुझे एक चीज और चाहिए, मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं, हाँ ठीक है यहाँ क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिल रही, बट नेवर स्किप क्लास। वरना आप मुझसे 6 महीने बाद कहोगे सर गलती हो गई तो उसमें क्लास छोड़ दिया था। नेवर स्किप क्लास। भले रिकॉर्डिंग मिल रही फिर भी जो ऑफलाइन के हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कोई इमरजेंसी ना हो तो क्लास में आइए, भले सो जाइए मगर क्लास में सोने में दूंगा नहीं, इसलिए आप आइए। समझ पा रहे हैं क्या? प्लीज क्लास में आइए, ठीक है? इतनी फीस जमा की है, साल भर का डेडिकेशन, एक बार डेडिकेशन तो अपन पूरा दिखाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।